Assalamualaikum students, my name is Semula. Today is my presentation about Bartter syndrome. So, but पढ़ाने से पहले मैं आपसे I want to ask that what you know about Bartter syndrome. So, anyone know about Bartter syndrome? Okay. So I explained that the Bartter syndrome. Bartter syndrome is a disorders that's a disease that's a disorder that अमूमन ये जो है ना जो हमारे पास जो किडनीज है, किडनीज में एक पार्ट ऑफ किडनी है जिसको हम बोलते हैं लूप ऑफ हेनले, जो कि बिल्कुल थिन और थिक टाइप का होता है। तो उस एरिया पे या उस स्पेस में जो है ना कोई इन्फेक्शन बन जाना, वहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट्स का सही तरह से वहाँ पर एब्जॉर्प्शन ना होना, वहाँ पर रीअब्जॉर्ब ना होना, तो उसको कहते हैं बार्टर सिंड्रोम। चलो हम आगे बढ़ते हैं। बार्टर सिंड्रोम के जो जो उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, हम उसके ऑब्जेक्टिव्स पढ़ते हैं। सो द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज़ दैट डिफाइन बार्टर सिंड्रोम। हम बार्टर सिंड्रोम को डिफाइन करेंगे और टाइप्स ऑफ बार्टर सिंड्रोम और उसके क्लिनिकल फीचर्स एंड साइन एंड सिम्पटम्स, और उसके डायग्नोज भी करेंगे कि बार्टर सिंड्रोम को हम किस तरह डायग्नोज करते हैं, और उसका जो मैनेजमेंट प्लान है अगर हम उसके मैनेजमेंट प्लान को भी देख लेंगे, और इसका कंक्लूजन और नर्सिंग मैनेजमेंट। तो ये सब हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स है, तकरीबन 7 ऑब्जेक्टिव्स है, तो हम इसी वीडियो में इसको कवर करेंगे। सो द फर्स्ट वन इज़ दैट बार्टर सिंड्रोम डेफिनेशन। सो बार्टर सिंड्रोम इज़ अ ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स कैरेक्टराइज्ड बाय हाइपोकैलेमिक मेटाबॉलिक अल्कोलाइसिस विद हाइपरक्लोशूरिया एंड साल्ट वेस्टिंग। सो इससे ये मालूम होता है कि बार्टर सिंड्रोम जो है वो एक डिसऑर्डर है जिसमें हाइपोक्लेमिक मतलब कैल्शियम का लेवल क्या होता है, कम होता है, और मेटाबॉलिक अल्कोलाइसिस होता है विद हाइपरक्लेशेरिया, जो कि जो सोडियम का और साल्ट वेस्टिंग जो है ना वो हाइपर टाइप में होती है। तो साल्ट की वेस्टिंग जो है ना वो हाइपर होती रहती है, वहाँ पर मतलब साल्ट की वेस्टिंग या तो होती नहीं है या तो होती है तो ज़्यादा होती है। तो ये जो है ये किसको कहते हैं, बार्टर सिंड्रोम। अच्छा, नेक्स्ट, बार्टर सिंड्रोम ओरिजिनली डिस्क्राइब बाय बार्टर एंड कॉलेजेस इन 1962। अच्छा, ये बार्टर सिंड्रोम को जो डिस्क्राइब किया था तो वहाँ मतलब एक इंस्टीट्यूट में या एक कॉलेज में या एक यूनिवर्सिटी में कुछ लोग बैठे हुए थे, कुछ दोस्त बैठे हुए थे, उन्होंने इसको डिस्क्राइब कर दिया 1962 में। फिर रिप्रेजेंट अ सेट ऑफ क्लोजली रिलेटेड ऑटोसोमल रिसेसिव रेनल ट्यूबुलर डिसऑर्डर्स कैरेक्टराइज्ड बाय हाइपोकैलेमिक। अच्छा, यहाँ पे एक वर्ड आता है ऑटोसोमल रिसेसिव रेनल ट्यूबुलर, मतलब ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है जो कि रेनल ट्यूबुलर जो हमारे पास जो रेनल ट्यूबुलर है उसके डिसऑर्डर्स है। तो मैंने आपको पहले भी बता दें कि हमारे पास जो किडनी में एक नेफ्रॉन्स है, वहाँ पर उसके कहते हैं लूप ऑफ हेनले, तो ये वहाँ से जो है ना ये डिसऑर्डर वहाँ पर बनता है। और the underlying renal abnormality results in excessive urinary loss of sodium, chloride and potassium. So इसकी जो abnormality है वो ये है कि हम जब पेशेंट यूरिन पास करता है तो उसमें सोडियम और क्लोराइड और पोटेशियम की लेवल क्या होती है, वो एक्सेसिव हो जाती है। उसमें सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड का लेवल क्या होता है, एक्सेसिव हो जाता है। उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ बार्टर सिंड्रोम। सो बेसिकली जो बार्टर सिंड्रोम उसके 2 टाइप से, जो टाइप 1 है उसमें ये आता है इंटरनल बार्टर सिंड्रोम, जिसमें उसके मोर सब 3 टाइप्स है 1, 2 एंड 4। सो पेरेंटल ऑनसेट इंक्लूड्स मैटरनल पॉलीड्रेनामाइज और न्यूनेटल साल्ट वेस्टिंग और सीवियर एपिसोड्स ऑफ रिकरेंट डिहाइड्रेशन। तो ये 3 टाइप्स जो है ये किसके, ये टाइप 1 के है। और टाइप 2 में जो है ना क्लासिक बार्टर सिंड्रोम, सही है, और मेंटेनेंस इन चाइल्डहुड, मतलब पेशेंट जो चाइल्डहुड होगा ना उसमें जो है हम मैनिफेस्टेट करेंगे फेलियर टू थ्रू, कि वो थ्रू की तरफ फेलियर ना हो जाए। हिस्ट्री ऑफ रिकरेंट एपिसोड ऑफ डिहाइड्रेशन, हम उसकी हिस्ट्री लेंगे कि उसकी डिहाइड्रेशन तो नहीं हुआ है, तो ये भी एक जो है ना एक उसकी टाइप है। उसके बाद आता है क्लिनिकल फीचर्स, इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस, जो उसकी जो इलेक्ट्रोलाइट से उसकी डिस्टर्बेंस अगर वो रही हो तो हम उसको डिस्टर्बेंस को मैनेज करेंगे, मतलब उसको, ये भी एक क्लिनिकल फीचर्स है उसमें से। हाइपोक्लेमिया मतलब कैल्शियम का लेवल कम हो जाना, मेटाबॉलिक अल्कोलाइसिस, हाइपरनीमिया,
ब्लड में रेनिन का लेवल क्या हाइपर हो जाना। रेनिन क्या है? रेनिन भी एक केमिकल है जो कि ब्लड में होता है, तो उस ब्लड में रेनिन का लेवल बढ़ जाना ये भी डिसऑर्डर्स के क्लिनिकल पिक्चर है। उसकी सिम्टम्स, अच्छा अगर किसी पेशेंट को बार्टर सिंड्रोम हो तो हम उसको किस तरह डायग्नोस करेंगे कि ये बार्टर सिंड्रोम है या नहीं, तो हम उसके साइन सिम्टम्स देखते हैं। पहले जो सबसे पहला वो होगा वो वीकनेस होगा और फटीग होगा और फोलियोरिया होगा और पहली पॉलीडिस्पेसिया, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, फेलियर टू थ्रिव इन चिल्ड्रन। हाँ, हम उसके जो है अगर चिल्ड्रन जो है वो थ्रिव की तरफ जा रहे हैं तो ये भी एक सिम्टम्स है किसका, बार्टर सिंड्रोम का। डिलेड ग्रोथ, हाँ उसका ग्रोथ जो है ना वो बिल्कुल डिलेड हो जाएगा, क्योंकि बार्टर सिंड्रोम का ये भी सिम्टम है कि उसकी ग्रोथ जो है ना वो डिलेड हो जाएगा। और साइन क्या है? हाइपरकोलेस्टेरिया, नेफ्रोकोलेसिक, हाइपोटेंशन, तो पेशेंट हाइपोटेंशन में भी जा सकता है। और इसके बाद हम डायग्नोस करेंगे क्लिनिकल इवैल्यूएशन, असेस सिम्टम्स एंड फैमिली हिस्ट्री। हम उसकी क्लिनिकल इवैल्यूएशन करेंगे तो उसमें उसकी फैमिली की हिस्ट्री, लेबोरेटरी टेस्ट, हाँ हम उसके लेबोरेटरी का टेस्ट भी करेंगे। चेक सीरम इलेक्ट्रोलाइट, ब्लड गैसेज, रेनिन लेवल्स, हम उसकी रेनिन लेवल भी चेक करेंगे, हम उसके ब्लड गैसेज भी चेक करेंगे, हम उसके सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स जो लेब्स के ज़रिए से होता है वो भी हम उसको चेक करेंगे। यूरिन स्टडीज़, हम उसको यूरिन के टेस्ट करेंगे, उस यूरिन की जो रिपोर्ट्स आएंगी उसके नॉर्मल वैल्यूज़ को हम स्टडी करेंगे कि क्या इसको बार्टर सिंड्रोम है या नहीं, वो भी चेक करेंगे। इवैल्यूएट यूरिन इलेक्ट्रोलाइट्स एंड कैल्शियम एक्सक्रीशंस, सो हम जब वो पेशेंट यूरिन पास करेगा तो हम उसकी जो है इलेक्ट्रोलाइट्स को भी डायग्नोस करेंगे। जेनेटिक टेस्टिंग, हाँ उसमें एक द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज़ जेनेटिक टेस्टिंग, हम उसके जेनेटिकल टेस्ट भी करेंगे, सही है। कन्फर्म म्यूटेशन टाइप इफ़ अवेलेबल, हाँ अगर उसकी म्यूटेशन हो रहे हो तो हम उसकी कन्फर्म करेंगे कि वो इस चीज़ को डायग्नोस करेंगे उसमें, ठीक है। देन हमारे पास मैनेजमेंट प्लान आता है, हाँ हम उसके मेडिकेशन को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हम उसको देंगे, और अगर देंगे उसको हम प्रॉपर तरीके से चेक करेंगे कि क्या इसको मेडिकेशन की प्रॉपर तरीके से मिल रहे हैं या नहीं, सही है। यूज़ पोटाशियम स्प्रिंग्स, डायूरेट्स एंड एनसीड्स टू रिड्यूस सिम्पटम्स, हम एनसीड्स उसको प्रोवाइड करेंगे ताकि वो जो सिम्पटम्स होंगे उन सिम्पटम्स को जो है ना वो रिकवर करे, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट मैनेजमेंट, हाँ हम उसका इलेक्ट्रोलाइट को मैनेज करेंगे। सप्लीमेंट पोटाशियम एंड मैग्नीशियम एंड मेंटेन्स बैलेंस, जो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स देंगे हम उसको एक प्रॉपर तरीके से देंगे। अगर उसका कैल्शियम का लेवल कम हो तो हम उसको कैल्शियम ही देंगे, अगर उसका पोटाशियम का लेवल कम होगा तो हम उसको पोटाशियम ही देंगे। ये हमें मालूम कैसे होगा कि इस पेशेंट का कैल्शियम लेवल कम है या पोटाशियम लेवल कम है, तो वो हम जब लैब टेस्ट करेंगे उसमें हमें कंफर्म मालूम हो जाएगा कि इसके पेशेंट का क्या कौन सा इलेक्ट्रोलाइट्स लेवल कम है। डाइटरी एडजस्टमेंट है, यस that's the most important in our society, because that's like we are not managing that's his dietary adjustment, सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि हम उसके डाइट को भी मैनेज करेंगे। इनकरेज हाई पोटेशियम, हम उसको पोटेशियम को हाई करेंगे। लो सोडियम, हम उसको सोडियम बिल्कुल कम देंगे। फॉर बार्टर किडनी फंक्शंस, जो हमारे पास किडनी के जो भी फंक्शंस होंगे तो हम उसमें पेशेंट को पोटेशियम ज़्यादा देंगे और सोडियम को क्या कम करेंगे। फिर ट्रीटमेंट, पोटेशियम मैग्नीशियम सप्लीमेंट्स एंड सीड्स टू रिड्यूस पोस्ट ग्लैंडिन प्रोडक्शन, सिप्रोनोलेक्टिन और अमाइलोराइड, एडिक्यूट हाइड्रेशन, रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। तो इन पेशेंट्स में जो है हम इलेक्ट्रोलाइट्स को भी जो है ना वो रेगुलरली मॉनिटर करेंगे। कंक्लूजन में ये आएगा बार्टर सिंड्रोम इज़ रेयर, हाँ सही है क्योंकि बार्टर सिंड्रोम बहुत रेयर होता है। इनहेरिटेड रीनल डिसऑर्डर्स, हाँ ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कि ये रीनल डिसऑर्डर है, क्योंकि हमारी बॉडी में अगर रीनल डिसऑर्डर है तो बॉडी प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा, क्योंकि हमारी बॉडी से एक इलेक्ट्रोलाइट्स जो है ना वो विदाउट a proper mechanism that are not discharging for our body, like हमारे बॉडी में कैल्शियम का लेवल, कैल्शियम की नीड होगा तो वो कैल्शियम सारे यूरिन के जरिए से बाहर जाएगा, तो दैट बॉडी नॉट वर्क प्रॉपरली। ओके, सो early diagnosis and management are additional nurses are vital in supportive care and monitoring। so उसकी जो मॉनिटरिंग करेंगे उसके इलेक्ट्रोलाइट्स का प्रॉपर तरीके से।
फिर आता है नर्सिंग मैनेजमेंट, लाइक वी आर नर्सिस, हम किस तरह इसको मैनेज करेंगे, जो कि हमारा काम नहीं है प्रिस्क्राइब करना मेडिसिन, हम सिर्फ उसको मैनेज करेंगे बाय डाइटिंग, बाय मॉनिटरिंग, बाय एजुकेशन, बाय एडुकेसी, लाइक वी आर मैनेजिंग। सो नर्सिंग मैनेजमेंट, मॉनिटरिंग इलेक्ट्रोलाइट्स रेगुलरली, सही है, हम उसके इलेक्ट्रोलाइट्स को रेगुलरली मॉनिटर करेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन मेडिकल एज प्रिस्क्राइब, हाँ जो प्रिस्क्राइब मेडिसिन हम वही पेशेंट्स को देंगे, ठीक है। देन एजुकेट पेशेंट फैमिली ऑन हाइड्रेशन एंड मेडिकेशन एडहेरेंस, मैंने आपको पहले ही बताया कि हम एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इस तरह के पेशेंट्स को, क्योंकि अगर हम उसको एजुकेट सही नहीं करेंगे तो वो बिस्पर्स जो है ना वो ख़राब हो जाएगा, सही है। मिलिटर ग्रोथ एंड पीडियाट्रिक पेडिएट्रिशियंस प्रिवेंट डिहाइड्रेशन, हम उसको डिहाइड्रेट से प्रिवेंट करेंगे कि वो डिहाइड्रेट की तरफ न जाए, हम उसकी वाटर की जो फ्रिक्वेंसी है वो जो मोर से ज़्यादा करेंगे। देन नर्सिंग मैनेजमेंट असेसमेंट, हम सबसे पहले पेशेंट का असेसमेंट करेंगे और मॉनिटर वाइटल साइंस, हम उसके वाइटल साइंस को मॉनिटर करेंगे और स्पेशली बीपी एंड हार्ट रेट, हम उस पेशेंट को बीपी और हार्ट रेट को भी मॉनिटर करेंगे प्रॉपर तरीके से। असेस सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स लेवल्स लाइक कैल्शियम, सोडियम और पोटाशियम और मैग्नीशियम, हम इन चारों चीज़ों को जो है ना, पांचों चीज़ों को जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे बॉडी में है उन सबको मॉनिटर करेंगे। असेस सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स लेवल, ठीक है। मॉनिटर फ्लूइड्स एसिड्स, अब जो पेशेंट्स को जो वाटर दे रहे हैं, जो सोडियम उसको दे रहे हैं उसको मॉनिटर करेंगे और जो पेशेंट एक्सक्रीट कर रहे हैं उसको भी हम मॉनिटर करेंगे। ऑब्जर्व ऑफ फॉर मसल वीकनेस, के पेशेंट को तो मसल वीकनेस नहीं हो रहा है, क्रम्स नहीं हो रहे, फटीग नहीं हो रहा है, डिहाइड्रेशन, ये सब चीज़ें हम मॉनिटर करेंगे। देन उसके बाद आता है हमारे पास नर्सिंग डायग्नोज, जो कि आपको पता है कि हमारे नर्सिंग प्रोसेस में 5 स्टेप होते हैं, असेसमेंट, डायग्नोज, प्लानिंग, इवैल्यूएशन और इम्प्लीमेंटेशन। और इवैल्यूएशन क्या, सो हम इन चीज़ों को भी चेक करते हैं, तो इसमें जो सेकंड पार्ट है वो है डायग्नोज। सो रिस्क फॉर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस और रिस्क फॉर डिक्रीज कार्डिक आउटपुट रिलेटेड टू फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट लॉस, तो ये चीज़ें भी हम उसमें मैनेज करेंगे। नॉलेज डिफेक्ट रिलेटेड टू डिजीज़ कंडीशन एंड ट्रीटमेंट, सो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देन आता है प्लानिंग, मेंटेन इलेक्ट्रोलाइट एंड फ्लूइड बैलेंस, प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशंस सच एज अर्थराइटिस एंड डिहाइड्रेशन, एजुकेट द पेशेंट एंड फैमिली ऑन डिजीज़ मैनेजमेंट, जो डिजीज़ भी हो, जो भी डिजीज़ होगी हम उस पेशेंट उस फैमिली को बताएंगे कि ये ऐसी डिजीज़ है, इसके साथ आप क्या क्या प्रिवेंट करोगे, उसकी प्लानिंग करके उनको बताएंगे। देन आप हमारे पास आता है इम्प्लीमेंटेशन और इवैल्यूएशन, मतलब दोनों सेम है, नो या इंटरवेंशन और इम्प्लीमेशन। Administer electrolyte supplements and medications are prescribed, encourage a potassium rich diet, हम उसकी पोटेशियम की डाइट को भी इंक्रीज कर लेंगे। और प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट एंड पेशेंट एजुकेशन, जो उसकी जो इमोशनल सपोर्ट है वो भी प्रोवाइड करेंगे और जो पेशेंट को जो एजुकेशन है, मतलब उस डिजीज़ के बारे में बताना, ये भी हम उसको प्रोवाइड करेंगे। देन अब आता है हाँ कोलैबोरेट विद हेल्थ केयर टीम, आपके पास जितने भी टीम मेंबर्स काम कर रहे होंगे तो आप उनके साथ ये डिजीज़ या ये डिसऑर्डर्स को क्या करोगे, कोलैबोरेट करोगे, सही है। क्योंकि अगर आप उसके साथ कोलैबोरेट नहीं करोगे तो वो उस डिजीज़ के बारे में सिर्फ आपको ही पता होगा, जो अगला है अगर तो उसको इस बारे में नहीं पता होगा, तो आप बराबर मेहरबानी उसको क्या करें, टाइम बाय टाइम उसको बता दिया करें कि आप ये डिजीज़ है, ये डिजीज़ है, इसके बारे में ये दूंगा मैं, वो दूंगा, तो आपने कोलैबोरेट करना है। देन आता है इवैल्यूएशन, नॉर्मलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स लेवल्स, हाँ हम उसके इलेक्ट्रोलाइट लेवल्स को नॉर्मल करेंगे। इम्प्रूव्ड पेशेंट अंडरस्टैंडिंग एंड मेडिकेशन कंप्लायंस, एब्सेंस ऑफ कॉम्प्लिकेशंस, अर्थराइटिस एंड हाइपरटेंशन, हम बिल्कुल मतलब इन कॉम्प्लिकेशंस को नीचे नहीं करेंगे, हर कॉम्प्लिकेशन जो आएगा हम उसको देखेंगे। लाइक अर्थराइटिस, अगर उसका हार्ट रेट का कोई मसला हो तो हम उसको प्रॉपर तरीके से चेक करेंगे, और हाइपरटेंशन के बीपी का ब्लड प्रेशर लेवल क्या हो जाए, कम ना हो जाए, इसको भी हम क्या करेंगे, मैनेज करेंगे। सो ये था मेरा टॉपिक, इंशाल्लाह उम्मीद है आप लोगों को मजाज समझ आ गया होगा। सो बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने टॉपिक को सुन लिया गौर से। और इसमें आप लोगों को मैं एक समरी दे दूँ कि बार्टर सिंड्रोम जो है वो एक लूप ऑफ हेनले जो पार्ट ऑफ किडनी है वहाँ पर डिसऑर्डर्स पाया जाता है, जिसमें क्या होता है पेशेंट को, मतलब जो पेशेंट होता है उसका इलेक्ट्रोलाइट्स की इम्बैलेंस हो जाता है। सो ये एक ऑटोसोमल डिजीज़ है, डिसऑर्डर्स है जो कि जेनेटिकली होता है। सो
I hope you understand that's my topic. So thank you for listening. Allah Hafiz.